एवरीवन, वेलकम टू दी सोशियोलॉजी क्लास। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी इग्नू सीरीज फिर से। अभी है हमारा यूनिट 11 और ये है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में। बहुत ही इजी टॉपिक है, ज़्यादा इसमें समझने वाला है नहीं क्योंकि बहुत ही जनरल टॉपिक है। ठीक है, तो हम जल्दी से इसे कवर करेंगे। बाकी के 10 वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे देखिए जाकर। इग्नू की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो एजुकेशन के टॉपिक में इग्नू में दिया हुआ है वो है एजुकेशन के साथ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का क्या मतलब होता है? जब कुछ भी चीज इक्वली ना हो। ठीक है, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एजुकेशनल सिस्टम इटसेल्फ इज नॉट फ्री। सी, हमारी इंडियन सोसाइटी में कुछ भी इक्वल नहीं दिखेगा आपको, तो एजुकेशन सिस्टम भी कैसे इक्वल रह सकता है? इसीलिए लिखा है कि एजुकेशन सिस्टम भी फ्री नहीं है। ठीक है, वो भी इनइक्वालिटी का पार्ट हो गया है। ओवर हेयर वी शैल डील विद स्ट्रैटिफिकेशंस विद इन द स्कूल सिस्टम। तो हमें एक स्ट्रैटिफिकेशन यानी रैंकिंग देखने को मिल जाती है। बायसेस दिखते हैं बुक्स में, प्रोसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अगर आप एक पब्लिक स्कूल की बुक्स उठाओगे तो उनका जो कंटेंट होगा बुक का, उसका और एक अच्छे प्राइवेट स्कूल की बुक्स का काफी आपको उसमें डिफरेंसेस दिखेंगे, उसमें आपको इक्वालिटी नहीं दिखेगी। ठीक है, इन ब्रिटेन देयर इज अ लिंक बिटवीन एजुकेशन इज वन ऑफ द एक्सपीरियंस फी पेइंग पब्लिक स्कूल एंड एडमिशन टू री ओन्ड यूनिवर्सिटीज ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज एंड एक्सेस टू टॉप प्रोफेशनल एंड मैनेजमेंट। सो कुछ ऐसे ब्रिटेन में ऐसे स्कूल होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और वहां से पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं वो अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज। ठीक है, इन इंडिया द कॉलोनियल लेगेसी हैज रिजल्टेड इन सिमिलर ट्रेंड। यही चीज हमें इंडिया में भी देखने को मिल जाती है। क्यों? क्योंकि भाई ब्रिटेन ने हमारे ऊपर राज किया था काफी साल, है ना, तो कुछ तो सिमिलैरिटी होगी। A student from a public school such as Doon School or St. Paul or high fee paying non-residential private school is much more likely to gain admission to country's better known college। तो आपने देखा होगा, अगर कोई बच्चा बहुत ही अच्छे स्कूल से पढ़ के आया है, जैसे यहाँ लखनऊ में तो जो सबसे बेस्ट स्कूल है वो है CMS। तो अगर वहां से कोई पढ़ के आता है तो वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा करता है, कुछ ना कुछ अच्छा वो कर लेता है, क्योंकि उसका बेसिक बहुत स्ट्रांग होता है। जब आपकी पढ़ाई बेसिक ही बहुत अच्छी हुई है तो जाहिर सी बात है आप कॉम्पिटिशन्स क्रैक करेंगे, आप एंट्रेंसेस को क्लियर करेंगे, है ना। तो यही चीज यहाँ पे लिखी है कि इंडिया में भी कुछ ऐसे हाई पेइंग स्कूल हैं ये कुछ ऐसे पब्लिक स्कूल ही, गवर्नमेंट स्कूल, बट उनके पैसे इतने ज्यादा लगते हैं कि सारे लोग वहां पे अफोर्ड नहीं कर पाते। तो जिनके पास पैसे हैं सिर्फ वही अफोर्ड कर पाते हैं। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? इन सारे पॉइंट से हमें पता चल रहा है कि एजुकेशन में किस तरह से इनइक्वालिटी है, कुछ भी इक्वल नहीं है। The chief reason is that the former not only train students to compete for a limited number of seats but also to use English language। होता क्या है, दो चीजें हमें देखने को बहुत ज्यादा मिलती हैं एजुकेशन सिस्टम में हमारे यहाँ। पहला तो ये होता है कि इस तरह से उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि वो तुरंत जो सीट होती हैं एडमिशन, जब आप बड़े कॉलेजेस में एडमिशन लेते हो तो वहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स होती हैं, यानी बहुत ज्यादा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ही आपका एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा, वरना फिर आप किसी और कॉलेज में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, प्लस इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत रोल है हमारे यहाँ स्कूल में आज भी। इवन अगर आप में से ही बहुत लोग होंगे जिनको इंग्लिश लैंग्वेज यानी इंग्लिश बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बट जो जो अच्छे स्कूल से पढ़े हुए बच्चे होते हैं उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। तो ये क्या हो रहा है, एक तरह की इनइक्वालिटी बन रही है इससे कि नहीं? दो पॉइंट्स हैं। पहला कि वो पढ़ के अच्छे से आते हैं तो उनका अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, तो जो बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं वो अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए उनका अच्छे कॉलेज में भी एडमिशन नहीं होता है। तो एक तरह की इनइक्वालिटी चलती चली आ रही है। प्लस इंग्लिश लैंग्वेज का भी पॉइंट है कि जो बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे से बोल रहे हैं, बट जो लोग नहीं पढ़ पाए हैं वो अच्छे से नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक्सेप्शंस भी हैं। अगर मैं ऐसे बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे स्कूल से पढ़े हुए बच्चे भी अच्छा नहीं कर पाते, लाइफ में कर लेते हैं, बट उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। Despite all our attempts at giving the national language places in the sun, English remains the language elite, those who occupy dominant position। चाहे हम लोग जितनी भी लैंग्वेजेस की बात कर ले इंडिया में, पर इंग्लिश आज भी कहीं ना कहीं एक एलीट लैंग्वेज मानी जाती है। होता है कि नहीं? इंग्लिश एक तरह का दिखावा हो गया है। मतलब मुझसे ही बहुत से लोग कहते हैं कि मैम इंग्लिश में पढ़ाइए, इंग्लिश में। अरे, नोट्स आर ऑलरेडी गिवन इन इंग्लिश भाई। अगर मैं इंग्लिश में पढ़ाने लगूंगी तो फिर आपको समझ में कैसे आएंगी चीजें, है ना। अगर मैं आपको इग्नू के नोट्स पढ़ा रही हूँ और उसके बाद जाकर अगर आप अपने नोट्स को पढ़ रहे हो
या आप ये पीडीएफ ही पढ़ रहे हो, तो कम से कम आपको वो चीज समझ में तो आएगी। तो इंग्लिश एक एलीट बन चुका है, इंग्लिश को लोग डोमिनेंट पोजीशंस के तौर पर दिखाने लगे हैं कि मैं तुमसे सुपीरियर हूं तो मैं इंग्लिश बोलूंगा। ठीक है, इन सारी चीजों को आप इन इक्वालिटीज से कनेक्ट करके ही पढ़िए, तो आपको ज्यादा कंटेंट मिलेगा एग्जाम में लिखने के लिए। तो यहाँ पे प्राइमरी स्कूल्स की बात करी है थोड़ी सी इग्नू ने। अकॉर्डिंग टू रीसेंट फिगर्स देयर आर 6.9 लाख एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। 6.9 लाख एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है हमारी कंट्री में, जिसमें से 70% जो है वो प्राइमरी स्कूल्स हैं। प्राइमरी स्कूल्स क्या होते हैं? जहाँ पे आप 8th तक की पढ़ाई करते हो। ठीक है, 8th क्लास तक जहाँ आप पढ़ते हो वो आपके प्राइमरी स्कूल्स होते हैं। ये जो होते हैं दीज आर फंडेड बाय गवर्नमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और प्राइवेट बॉडीज। तो 3 तरह के होते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं, गवर्नमेंट भी होते हैं। द मेजोरिटी ऑफ इंडियन चिल्ड्रन गो टू गवर्नमेंट एंड म्युनिसिपल स्कूल। हमारी कंट्री में मेजोरिटी बच्चे कहाँ जाते हैं? गवर्नमेंट स्कूल्स में। बट ओनली फ्यू फाइंड देयर वे टू कॉलेज एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट। बट बहुत ही कम होते हैं जो कॉलेज जा पाते हैं, और बहुत कम होते हैं जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में जा पाते हैं। Again, for many of those in school, facilities are woefully inadequate. Government figure indicate 40% of schools have NCL proper buildings nor blackboard, while 60% have no drinking facilities. देख सकते हैं आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में चले जाइए, आपको ये सारी कंडीशंस देखने को मिल जाएंगी। ना वहाँ प्रॉपर सैनिटेशन होता है, ना वहाँ प्रॉपर ड्रिंकिंग फैसिलिटीज होती हैं। हाँ, दो थिंग्स आर चेंजिंग नाउ, अभी चेंज हो रहा है, बट काफी जगह ऐसा है। इवन उत्तर प्रदेश में मैं तो रहती हूँ, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे तो आपको बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में ये सारी प्रॉब्लम्स दिख जाएंगी। ऑन दी अदर हैंड, द 55 odd public schools modeled after their British counterpart teach their students horse riding. तो यहाँ पे देखो, एक गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है, जहां पर बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं मिल रही हैं, और एक दूसरा स्कूल है जहां पे हॉर्स राइडिंग कराई जा रही है ना, लग्जरी है, आपको चेस खिला रहे हैं, फोटोग्राफी करवा रहे हैं, है ना। तो ये क्या क्रिएट कर रहा है? एक बहुत ही बड़ी इनइक्वालिटी। कोई यहाँ पर है तो दूसरे लोग यहाँ पहुंचे जा रहे हैं। समझ में आ रही है ये बात? तो ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। In a somewhat fresh attempt at providing rural and less privileged children access to similar schools, the government has launched its scheme Navodaya Vidyalaya and Model School. तो कुछ तरह की ऐसी स्कीम्स गवर्नमेंट निकालती है जिसमें कि ये जो स्कूल है इनकी कंडीशंस को बेटर किया जाए। ठीक है, द एम ऑफ दीज स्कूल इज टू प्रोवाइड डिजर्विंग स्टूडेंट पर्टिकुलरली इन रूरल एरिया एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। अच्छा, नवोदया और कुछ इस तरह की स्कीम्स जो होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं कुछ ऐसे बच्चों को जो बहुत डिजर्विंग होते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जिनको सच में पढ़ना है, उनको क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, उनको अच्छे स्कूल्स में एडमिशन मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइवेट स्कूल्स की। There is nothing wrong with the establishment of more quality institution. These do not necessarily spread greater quality. At best, they help in widening somewhat the base of privilege and opportunity. See, private schools से क्या होता है कि इसमें कुछ गलत नहीं है, अच्छी बात है, क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस ओपन होते हैं, बट इससे इक्वालिटी को कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है कि ये एजुकेशन इक्वालिटी हो रही हो प्राइवेट स्कूल्स की वजह से। While one of the aims of these space-setting institution is to encourage rural girls to participate in quality education, it has been shown time and again that parents are reluctant to send their daughter to co-ed education. तो प्राइवेट स्कूल ज्यादातर co-ed होते हैं, ठीक है, और अगर आप रूरल एरियाज की बात करो तो वहां पर पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं। उनको लगता है कि अभी भी, क्योंकि उनकी थिंकिंग वैसी डेवलप नहीं है अभी, तो उनको भी ऐसा लगता है अभी भी कि रूरल गर्ल्स को कोई जरूरत नहीं है co-ed में पढ़ने की, है ना। तो ये एक तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करता है। Consequently, in the school of अमरावती, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है अमरावती का, जहाँ पर 29 गर्ल्स आउट ऑफ टोटल 120 स्टूडेंट्स, 8 आउट ऑफ 74 इन, तो सोचो 120 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 29 गर्ल्स हैं यहाँ पे। और ये तुलजापुर नवोदया विद्यालय की बात करें तो 74 में से सिर्फ 8 हैं जो गर्ल्स हैं। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स आपको लिखने चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, it is more than possible that these vidyalayas will soon become an essential part of selective educational structure catering to the sons of fast growing. तो ऐसे स्कूल्स बहुत जल्दी क्या बन जाएंगे? एक कुछ इस तरह के स्कूल जहां पर सिर्फ और सिर्फ सन्स को पढ़ाया जा रहा है ना। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एजुकेशनल प्रोफेशन। तो यहाँ पे हम लोग टीचिंग की बात करने वाले हैं। Comparative studies of teachers in urban, private and government schools have indicated that former find it easier to identify with their students.
तो अगर प्राइवेट टीचर और पब्लिक स्कूल टीचर की बात करें तो हमने देखा है कि प्राइवेट स्कूल टीचर जो होता है वो अपने स्टूडेंट से ज़्यादा जल्दी मिल पाता है, ठीक है, जैसे होता नहीं है एक स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, वो ज़्यादा फॉर्म हो पाता है एक प्राइवेट स्कूल में। पर गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है, लोअर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास टीचर्स आर कीन टू मेंटेन देयर डिस्टेंस फ्रॉम देयर स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ whom आर फ्रॉम वर्किंग क्लास। तो ऐसे टीचर्स जो बाहर से आते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए पर वो एक सिटी से जा रहे हैं पढ़ाने गांव में, वो स्टूडेंट से बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस बना के रखते हैं, उनको वो स्टूडेंट गंदे लगते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। द यूजुअल रिएक्शन ऑफ टीचर इंटरव्यूड इन गवर्नमेंट स्कूल इज दैट देयर स्टूडेंट्स आर स्टूपिड, इग्नोरेंट एंड कनिंग। तो बहुत सारे पब्लिक स्कूल टीचर्स का अगर आप इंटरव्यू लें तो आपको पता चलेगा कि वो ऐसे बोलते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स तो स्टूपिड हैं, इग्नोरेंट हैं, कनिंग हैं, चालू हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हो टीचर का किस तरह से रोल है दोनों में, प्राइवेट वर्सेस पब्लिक। The British study established that middle class teacher tended to favor more neatly dressed children as well as those whom they felt came from better homes. तो टीचर्स जो होते हैं ऐसी जगहों पे, पब्लिक स्कूल में स्पेशली, वो क्या करते हैं कि जो बच्चे ज़्यादा अच्छे से उन्होंने ड्रेसअप कर रखा है, वो बिल्कुल साफ सुथरे हैं, उनको अच्छे से ट्रीट करेंगे, बाकियों को वो निग्लेक्ट करेंगे, ठीक है। दिस लेबल्ड कैन बी हार्मफुल एज स्टूडेंट्स themselves soon be internalize the stereotype. अच्छा, ये बहुत ही हार्मफुल होता है फॉर स्टूडेंट्स बिकॉज ये एक तरह का स्टीरियोटाइप क्रिएट कर देता है, ठीक है। और टीचर्स उनको ज़्यादा वैल्यू देते हैं तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है, बहुत ही डार्क साइड है एजुकेशन की। अगर आप ये लेक्चर अभी देख रहे हो और आपके मन में कोई भी थॉट्स हैं तो आप कमेंट में मुझसे बात कर सकते हो, मुझे बता सकते हो कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में, ओके। क्योंकि एज अ सोशोलॉजिस्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सर्टेन ओपिनियंस अबाउट थिंग्स, ठीक है। Now let us see education and teachers. In the black area of Harlem in New York, it was found that teachers were systematically one imposing white values, culture and language. अब देखो स्टूडेंट और टीचर में क्या होता है, टीचर के पास इतनी वैल्यू होती है कि वो चीज़ों को मॉडिफाई करके अपने अकॉर्डिंग पढ़ा सकता है ना। हो सकता है कि वो ऐसे एग्जाम्पल्स दे जो गलत चीज़ आपको सिखाएं। तो एक टीचर में बहुत ज़्यादा पावर होती है कि वो अपने स्टूडेंट्स को के माइंड को इन्फ्लुएंस कर पाए। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि इस एरिया में न्यूयॉर्क में एक टीचर था जिसने वाइट वैल्यूज, कल्चर और लैंग्वेज को बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया। If children were unable to adapt to this essentially alien way of life, they are treated as potent failure. और जो लोग उसकी चीजें नहीं समझते थे उनको वो फेलियर कहता था, ठीक है। Teachers who were the primary agents in superimposing this culture were fully convinced of the importance of their role. The above analysis has highlighted two different pedagogical approaches. The first relates to deliberate neglect of working class child, and second school reform which attempts to stamp out a subculture and impose another on people of different background. देखो कहने का मतलब ये है कि एक टीचर के पास बहुत, वो एक प्राइमरी एजेंट होता है, मतलब वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, उसके पास ये पावर है कि वो बच्चों के कल्चर को मॉडिफाई कर पाए, ठीक है। हमें पता है बच्चों का सोशलाइजेशन सबसे पहले घर में होता है, फैमिली में होता है, देन दे मूव टू स्कूल। तो सेकेंडरी हमारा जो मेन सोशलाइजेशन है वो कहाँ होता है, स्कूल में होता है। तो अगर टीचर ही हमें ठीक से नहीं बताएंगे, वो ही ऐसे इनइक्वालिटी वाले थॉट्स रखेंगे अपने माइंड में, तो फिर तो नहीं हो पाएगा। इम्प्लिसिट इन दिस नेग्लेक्ट is the belief that middle class school curriculum and culture it professes is superior to that of poor child. Hence, if the child does not understand, the fault lies with him or her, not with the teacher. तो अगर टीचर ऐसी चीजें, जैसे मान लो एक बहुत अच्छा स्कूल है, ठीक है, वहाँ पे मिक्स तरह के बच्चे हैं, अब वहाँ पे टीचर जो है वो एक बहुत ही वर्किंग क्लास, हाई क्लास को से आता है, पर वो एग्जाम्पल्स ऐसे ही देता है जो जो गरीब बच्चे हैं, जो डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से हैं, वो उस एग्जाम्पल से रिलेट ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उनको पढ़ाई फिर समझ में नहीं आती है, उनको लगता है कि यार ये तो हमारे काम का नहीं है, ये तो हमें नहीं समझ में आ रहा है, हमारे जैसे कोई एग्जाम्पल ही नहीं है, रिलेट ही नहीं कर पाएंगे वो कॉन्सेप्ट्स को। उससे क्या होगा कि फिर टीचर बच्चे को ही ब्लेम कर देता है कि देखो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो ये तुम्हारा फॉल्ट है, ना कि टीचर का या उनके टीचिंग मेथड का। बट एक्चुअल में फॉल्ट किसका है, टीचर का, क्योंकि वो अपने जिस क्लास से आ रहा है वो अपनी क्लास को ही इंपॉर्टेंस देके वैसे ही पढ़ा रहा है। सो आई होप यहाँ पे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द वर्ड डिस्क्रिमिनेशन। सो डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि किसी को जज करना, किसी को उसके उसके लुक्स से, उसके कोई भी ऐसी चीज़ों पे जो कि अचीव नहीं, अस्क्राइब्ड है, उनके बेसिस पे उसे नीचा दिखाना, ठीक है, उसे बुरा फील कराना, दिस इज ऑल कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन।
we find that it is not only textbook and teachers who discriminate, but process has grown deep rooted within the system. हमें ये पता चलता है कि सिर्फ स्कूल की टेक्स्ट बुक, टीचर या इन्वायरमेंट ही नहीं है जो बच्चों को, ऐसे बच्चों को डिस्क्रिमिनेट करता है, बट एक्चुअल में ये सारी चीजें सिस्टम में ही एकदम सेटल्ड है, डीप रूटेड. ठीक है. Irrespective of the level of education being considered, Indian boys have the advantage over girls in terms of access, retention and future use of training. तो हमने ये देखा है कि गर्ल्स एंड बॉयज में कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. लड़कों के पास ये एडवांटेज होता है कि वो अपनी पढ़ाई के बाद वो जॉब कर पाएँ, वो हायर स्टडीज़ कर पाएँ, पर अभी भी लड़कियों को बहुत ज़्यादा कहीं कहीं पे हमें देखने को मिलता है कि नहीं ये चीज़ एक्सेसिबल है. ठीक है. Further, in the case of small percentage of population which can exercise the option of going in for higher school, girls are invariably concentrated in lower status, less competitive. तो आज भी लड़कियों को अलाउ नहीं हो रहा है पढ़ने के लिए, और उनको ऐसे कम्पिटिटिव माहौल में जाने का ही मौका नहीं दिया जा रहा है. ठीक. In this, girls from the upper middle class share with first generation of literate boys of a farmer, potter and common destiny. तो जो फर्स्ट जनरेशन लड़के हैं, सिर्फ उनके साथ सिर्फ अपर और मिडिल क्लास की जो गर्ल्स हैं वो ही जा पाती हैं, बाकी तो उनको तो मौका ही नहीं मिलता है. ठीक है. While middle class boys too have to face pressure, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स ही हैं, मिडिल क्लास बॉयज को भी काफ़ी प्रेशर झेलना पड़ता है, मेकिंग चॉइसेस. ठीक है. डिफरेंट तरह की उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज़ में लड़कों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है, क्योंकि उनकी अचीवमेंट, उनके एग्जाम, सिलेक्शन, इन सारी चीज़ों के बेसिस पे उन्हें बहुत ज़्यादा एक प्रेशराइज किया जाता है कि अरे तुम तो लड़के हो, तुम्हें तो मौका मिल रहा है, तुम्हें तो करना ही चाहिए कुछ ना कुछ बड़ा, है ना. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स सफ़र कर रही हैं, बॉयज़ भी इसका पार्ट हैं. थियोरेटिकली गर्ल्स आर सपोज टू हैव एक्सेस टू same courses as boys. In fact, if they are allowed to go to college, they tend to flock to a few selective feminine areas of study. तो अभी भी ऐसा देखा जाता है कि जो कुछ ऐसी स्टडीज़ हैं, जैसे कि कह सकते हैं पायलट होना, है ना, ऐसी जगहों पर अभी भी लड़कों को ही जाने दिया जा रहा है और लड़कियों को घर वाले ही ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं. फेमिनिन एरिया ऑफ स्टडी बना दिया गया है. जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग बीए कर रहे हो, ठीक है, तो बीए का एग्जांपल लेते हैं. अब बीए ज़्यादातर कहा जाता है कि लड़कियां कर लें क्योंकि उसमें ऐसा पढ़ाई होती है, आसान होता है. लड़के बीए कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम है, लड़के ह्यूमैनिटीज़ ले रहे हैं तो प्रॉब्लम है, उनको तो इंजीनियरिंग होना चाहिए, है ना. तो इस तरह की चीज़ें जो हम डेली लाइफ में देखते हैं वही आपको यहाँ पे कोट करनी है. क्यों है ऐसा? लड़कियों को वीक माना जाता है, उनसे कहा जाता है कि तुम ऐसा कैरियर चूज करो जो सेफ हो, और सबसे सेफ तो दुनिया में टीचिंग ही होती है ना. तो इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पर समझ सकते हैं. सो दैट्स इट. आज के लिए इतना ही है इस लेसन में. अभी हम लोग कीवर्ड्स देख लेते हैं इग्नू के. अचीवमेंट क्या होता है? अचीवमेंट होता है रिफर्स टू परफॉर्मेंस इन एकेडमिक परस्यूट्स. जब हम अपने किसी भी एकेडमिक जो भी चीज़ हम कर रहे हो, मास्टर्स, बैचलर्स, उसमें हमारा जो परफॉर्मेंस है वो हो जाता है हमारा अचीवमेंट. डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? एक एटीट्यूड होना दूसरे स्टूडेंट्स के प्रति, एक खराब एटीट्यूड होना. ठीक है. जैसे पुअर स्टूडेंट्स के खिलाफ हमारा अजीब है एटीट्यूड. जेंडर क्या होता है? देयर आर टू जेंडर, मेल और फीमेल. ये गलत है, जेंडर की डेफिनेशन इग्नू में सही नहीं दी है. आप एज अ सोशोलॉजिस्ट अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आपको इतना तो पता ही होगा, है ना. तो जेंडर ये नहीं होता है, जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड. ओके. इनोवेटिव क्या होता है? रिफर्स टू एनी स्टेप्स इन एजुकेशन. कोई भी नई चीज़ जो हम कर देते हैं वो इनोवेटिव होती है. पर्दा क्या होता है? पर्दा सिस्टम मुस्लिम्स में होता है. अ वेल विच हाइड्स द फेस. एक तरह का वेल होता है जो हमारे फेस को हाइड करता है. रिफर्स टू सोशल प्रैक्टिस बाय वुमेन कंसीलिंग वंस फेस इन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन कैटेगरी. कहा जाता है कि मेल रिलेशंस के सामने अपना फेस रिवील नहीं करना चाहिए. दिस इज कॉल्ड पर्दा सिस्टम. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? लूजिंग ऑफ पर्टिकुलर मॉनेटरी बेनिफिट टू गेन सम अदर वन. For example, a young man gives an opportunity to join a service to pursue his study. He is losing of particular monetary benefit to gain some other one. For example, a young man gives up an opportunity to join a service to pursue his study. Here, service is the opportunity cost. तो अगर आपको एक चीज छोड़ने पर दूसरी अच्छी चीज मिल रही है, then that is called opportunity cost. ठीक है. एक अपॉर्चुनिटी छोड़कर आपको कुछ उससे बेटर मिल रहा है. This is called opportunity cost. So that's all for today, guys. I hope you like this lesson. Don't forget to subscribe to my channel if you are a sociology aspirant. और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा. ठीक है. Thank you very much. Keep learning.